हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज सर आप क्या लेके आए हो? आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है सर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस सर्विसेज। क्या नाम है सर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस सर्विसेज। चैप्टर बड़ा ही ईजी है, वेटेज भी अच्छा रहेगा। 3 SAE पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। कौन कौन सा? 3 SAE 3400, 3402 एंड 3420। 3 SAE है, SAE 3400, 3402 एंड 3420। इसको मैं इतना बढ़िया क्रिस्प बना दूंगा, तीनों SAE आपको इसी वीडियो में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सो इजीली आपका काम भी हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये रीड ओनली है, ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझ आएगा कि SAE का बैकग्राउंड क्या है। सो SAE 3400 क्या है? SAE 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 3402 क्या है? अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली इसको लिंक करेंगे हम लोग SA 402 के साथ। एंड SAE 3420 जिसका नाम क्या है? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। सो ये 3 अश्योरेंस एंगेजमेंट है हमारे, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। SAE 3400, 3402 एंड 3420। ये सारी केस स्टडी है, ये आपको रीड ओनली करनी है। इंट्रोडक्शन को रीड ओनली मार्क कर दो, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस को रीड ओनली मार्क कर दो, ठीक है। अब आता है सर हमारा SAE 3400 क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव बोले तो फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो क्या फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं एज पर SAE? तो वो दिया हुआ है SAE 3400 के अंदर। सबसे पहले समझते हैं सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है। सो सबसे पहले अगर हम बोले तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बेस्ड है ऑन assumption about event that may occur in the future and possible action by the entity। So basically फ्यूचर की assumptions होगी और फ्यूचर के इवेंट होंगे, उन पे बेस्ड होगा हमारा क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या सर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से कर सकते हैं कि एक प्रोफेशनल एथिक्स में क्लोज है, वो भी उसके साथ हम लोग लिंक करेंगे। ये हाईली सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। ऑब्वियसली फ्यूचर का कोई भी पता नहीं लगा सकता कि एंटिटी कितना ग्रो करने वाला है, कितना नहीं करने वाले। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एंगेजमेंट जब भी आएगा, बेसिकली ये एंगेजमेंट कब आएगा? जब बैंकर्स को 5 ईयर्स के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल चाहिए, तब ये एंगेजमेंट आएगा। तो अगर ऐसा एंगेजमेंट, ऐसा कोई क्लाइंट आता है आपके पास और बोलता है कि यार मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, आप एग्जामिन करो मेरे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो आपको SAE 3400 के अंदर रिपोर्ट इश्यू करनी रहेगी, ठीक है सर। तो अभी हमको इतना समझ आता है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे अजम्पशन जो फ्यूचर के बारे में लिए जाते हैं, या पॉसिबल एक्शन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन दैट में बी प्रपोज्ड बाय द एंटिटी, ठीक है। हाईली सब्जेक्टिव होगा नेचर में, ठीक है। फोरकास्ट, प्रोजेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा, ठीक है सर। फोरकास्ट क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक इवेंट होता है अबाउट आपका assumptions with respect to future event, जो मैनेजमेंट को लगता है कि ये प्लेस होने वाला है। सो फॉर एग्जांपल कंसेप्ट बिल्डर क्या बोल रहे हैं? इन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन, सप्लाई अवेलेबिलिटी, हिस्टोरिकल बाइंग पैटर्न एंड सीजनल ट्रेंड्स, द CFO ऑफ एक्स लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। सो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है मैनेजमेंट की, उसके हिसाब से अपना जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आते हैं वो आपकी बिल्ड होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन रीड ओनली है, ठीक है। ये आपको बेसिकली क्या होगा? बेस्ट एस्टिमेट पे आप फाइनेंशियल बना सकते हो। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रहेंगे। स्कोप क्या है SAE 3400 का? कि भाई आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपको एग्जामिन करना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आप कैसे करोगे और रिपोर्ट कैसे करोगे? ये आपका स्कोप हो गया, इसको रीड ओनली मार्क कर दो। नेचर ऑफ अश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो क्या मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो वो उसकी बात करते हैं। एंड देन आपका है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? ऑब्वियसली फाइनेंशियल की, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट की रहेगी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा एंड डिस्क्लोजर करेगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन करेगा बेसिस ऑफ फोरकास्ट, कि आपने व्हाट आर द बेसिस यू हैव टेकन फॉर द फोरकास्ट एंड अंडरलाइंग अजम्पशंस, क्या क्या आपने अंडरलाइंग अजम्पशंस लिए। सबसे पहले सर ये बात आती है कि हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स का क्लोज है, क्लोज 3 सेकंड शेड्यूल किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। क्या हम ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग वाउच कर सकते हैं फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना है। शायद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की आपको ऑडिट करनी है। आप प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से भी बताओ और SAE 3400 के हिसाब से भी बताओ, तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर हमारा क्लोज 3 क्या बोलता है? क्लोज 3 किसका? सेकंड शेड्यूल का, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का, कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही permit his name or the name of his firm to be used in connection with an estimate of earning which is based on
or which are contingent upon future transaction in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast. So क्लोज, हमारा जो क्लोज है, क्लोज 3 सेकेंड शेड्यूल का क्या बोलता है कि आप वाउच नहीं कर सकते. क्या वाउच नहीं कर सकते सर? एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट आप वाउच नहीं कर सकते. ऑब्वियस सी बात है. एक्यूरेट तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपकी एंटिटी, फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी बोले तो कि आपकी एंटिटी की 2023 में सेल फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो एग्जैक्ट आपकी 2024 में 150 करोड़ होगी, एग्जैक्ट होगी, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम. इसको बोलते हैं एक्यूरेसी. सो हम लोग एक्यूरेसी फोरकास्ट के हम लोग यहाँ पे एग्जामिन नहीं कर रहे. सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? द अबव क्लोज डज नॉट प्रिक्लूड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम एसोसिएटिंग हिज नेम with the prospective financial statement. A chartered accountant can participate in preparation of profit or financial forecast and can review them. यहाँ पे सर वो क्या कर रहा है? यहाँ पे वाउच नहीं कर रहा है एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, बेसिकली ऑडिट नहीं कर रहा है. यहाँ पे वो क्या कर रहा है सर? रिव्यू कर रहा है. किसका? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कि जो भी मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स है, फॉर एग्जांपल जो भी मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स लिए वो रीजनेबल होने चाहिए पहले तो, और रीजनेबल है, साथ साथ में जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट डिस्क्लोज करे वही उसी के बेसिस पे आपका फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है या नहीं बना है. सो ये चीज़ें आपको चेक करनी है, ये चीज़ें आपको एग्जामिन करनी है और आपको रिपोर्ट इशू करनी है इन अकॉर्डेंस विद SAE 3400 के तहत. सो ठीक है. सो हमारा ये क्लोज बोलता है कि भाई हम लोग इसको एक्यूरेसी को ऑफ द फोरकास्ट को हम लोग इसमें प्रिक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. द सेम ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोजेक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल अजम्पशन. ठीक है. सो जो भी मेरे हाइपोथेटिकल अजम्पशन है अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एंड मैनेजमेंट एक्शन विच आर नॉट नेसेसरीली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस so long as vouching for the accuracy of the projection is made. सो सिंपल सी बात है सर कि हम लोग, हमारा जो क्लोज 3 है सेकंड शेड्यूल का, वो हमको मना कर रहा है कि आप वाउच मत करो एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, लेकिन आप एग्जामिन कर सकते हो मैनेजमेंट का एस्टिमेट. और एग्जामिन और एक्यूरेसी में क्या फर्क हो गया? वहां पे हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं. किसका? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रोफेशनल एथिक्स के साथ लिंक करके आपको पूछ सकते हैं. ठीक है. चलिए सर, डन. अभी हम समझते हैं सर कि व्हाट आर द ड्यूटीज. चलो आपने ये तो समझा दिया कि भाई हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स का क्लोज है वहाँ पे और हमारा यहाँ पे क्या डिफरेंस है. ठीक है. वहाँ पे हम ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं. बेसिकली वो जो क्लोज है वो हमको ऑडिट करने के लिए मना कर रहा है, वो एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट के लिए मना कर रहा है, लेकिन वो हमको ये नहीं मना कर रहा कि आप एग्जामिन नहीं कर सकते मैनेजमेंट के एस्टिमेट और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल बने हैं या नहीं बने. और क्लियरली जो भी अजम्पशन, जो भी एस्टिमेट लिया है आपने, वो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर डालना पड़ेगा. सर एक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना? यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल. सो देखो कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सेल्स है, करेंट ईयर में मेरी सेल्स 100 करोड़ है. इसके दो बाइफर्केशन है, जो मेरे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और वेरिएबल टर्म्स वाले. वेरिएबल टर्म्स बोले तो वन टाइम कस्टमर या वॉट एवर. सो फिक्स टर्म सेल्स मेरी 50% है और 50% मेरी ये है. तो अब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट मेरे अराउंड 5 ईयर्स तक एंटर्ड है मेरे ऑलरेडी, और इसके अंदर 10% प्राइस इंक्रीज का है. सो ऑब्वियस ही बात है, जो 100 करोड़ में से 50 करोड़ की सेल है, सो 50 करोड़, फिर अगले ईयर क्या होगी? 55 करोड़, अगले ईयर 60.5, फिर 66.5, ऐसा हर साल 10% बढ़ेगी. राइट. हर साल 10% बढ़ेगी तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का हमको सेल मालूम है, और उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट लगने वाला होगा वो भी हमको पता है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट होती है जो हमारी 40% होती है. सो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 50 करोड़ का 40% 20 करोड़. ठीक है. ऐसे ही 21 करोड़ वॉट एवर. ठीक है. सो बेसिकली जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो बेसिकली हमको पता चल जाएगा कि भाई इतना मेरा सेल्स होने वाला है, इतना मेरा कॉस्ट होने वाला है. और वेरिएबल को आप क्या ले सकते हो? एक बेसिस अजम्पशन कि इतने कस्टमर मेरे से लोग खरीद के जाते ही हैं. सो प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर के फाइनेंशियल है उसमें आपका ट्रेंड कैसा रहे, सो मैनेजमेंट जनरली उसी बेसिस पे आपके फाइनेंशियल बनाता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सर अब आप हमको ये बता सकते हो व्हाट आर द ड्यूटीज. क्या ड्यूटीज रहेगी मेंबर की, क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले तो एक चीज़ उसको देखनी है कि in an engagement to examine prospective financial information, the auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence. ये सर आपको याद करना पड़ेगा कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर भाई आप बताओ हमको क्या रहेगी ड्यूटीज मेंबर की, कि जब उसको क्या करना है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करना है, एग्जामिन करना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट है, आप ये छोटा छोटा लिख सकते हो, मैंने बाजू में छोटा सा कीवर्ड्स जैसा लिखा है. सो मैनेजमेंट का जो बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए. हाइपोथेटिकल अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, और अजम्पशन जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के साथ. सो पहला पॉइंट सिंपल सा ये बोल रहा है कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल भी नहीं होना चाहिए,
और तीसरी चीज जो अजम्पशन है वो मेरा कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो अजम्पशन क्या होना चाहिए? बेस्ट एस्टिमेट कंसिस्टेंट होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो मेरे फाइनेंशियल है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दैट अजम्पशन। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ये कि भाई प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। तीसरा पॉइंट है प्रॉपरली प्रेजेंटेड है कि जो भी मटेरियल अजम्पशंस है वो सारी प्रॉपरली प्रेजेंटेड है मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। और फोर्थ वन क्या है मेरा, जो भी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके साथ मेरे एस्टिमेट भी कंसिस्टेंट है एंड मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाए 5 साल के। एंड वाइल फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये बोलता है कि अगर भी जब भी आप ऐसे ही 3400 के हिसाब से आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जब रिव्यू कर रहे हो सो आप क्या कर सकते हो, साथ साथ में एसेस जहां तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप एसेस को भी यूज कर सकते हो। सो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर ड्यूटीज क्या रहेगी मेंबर की, कि बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन होना चाहिए, रीजनेबल नहीं होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए और आप एज मच एज प्रैक्टिकेबल आप क्या करो, एसेस को अप्लाई कर दो। ठीक है, ये टॉपिक को काट दो, कुछ भी काम का नहीं है। अगला है सर, चलो अभी ये तो हमें समझ आ गया कि भाई क्लोज के हिसाब से हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते या ऑडिट कर सकते, और उसके बाद हमने समझा कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मेंबर, ये चीजें हमको समझ आ गई। अब सर हमको जब एक्सेप्ट करना है, ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, तो व्हाट आर द प्रिकॉशन, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड फाइनेंशियल है तो सेंसिटिव है, तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज द इंटेंडेड यूज, उस इन्फॉर्मेशन का क्या है। इंटेंडेड यूज बेसिकली जनरली लोन लेने के लिए होता है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी चीज, ये जनरल रहेगा या लिमिटेड रहेगा वो भी आपको पता करना है। तीसरी चीज, नेचर ऑफ एजम्पशंस क्या है, हाइपोथेटिकल है, मतलब कुछ भी हाँ हमारी 10% हो जाएगी, या हमारे पास एक बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशंस अवेलेबल है। फोर्थ वन आपको व्हाट आर द एलिमेंट्स विच विल बी इंक्लूडेड इन द इन्फॉर्मेशन एंड पीरियड कवर्ड बाय दैट इन्फॉर्मेशन। सो 1 साल का है, 2 साल का है या 5 साल का, वॉट एवर। सो जब भी हम लोग एंगेजमेंट एक्सेप्ट करें तो हमको पहले ये पूछना है कि भाई तेरा यूज क्या रहेगा, जनरल लिमिटेड रहेगा, जनरल रहेगा या लिमिटेड यूज रहेगा। तीसरी चीज, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन है या हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। चौथी चीज, एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स यू विल बी इंक्लूडेड इन दैट इन्फॉर्मेशन, और पीरियड कवर्ड क्या रहेगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो एंगेजमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मेरा अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल या हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। वो क्या करेगा, ही विल नॉट एक्सेप्ट, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सर एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर, ये हमारी होती है ड्यूटीज ऑफ मेंबर की प्रोसीजर। अब हम लोग सर चल रहे हैं एग्जामिनेशन। अब हमें एग्जामिन क्या क्या करना है। सो सबसे पहले व्हाट आर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। सो हमने जो भी एंगेजमेंट में, सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उस क्लाइंट के, और अगर हम लोगों को ये ही प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करने का मिला, जनरली क्लाइंट्स नहीं देते, अगर मिला तो व्हाट वी विल यूज कि सबसे पहले जो भी नॉलेज है ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट, कि हमको इस इंडस्ट्री का नॉलेज है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट की कंपिटेंस क्या है। मैनेजमेंट में सीए लोग हैं, सीएफए लोग हैं, सीएस लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो मैनेजमेंट के अंदर है, ताकि वो टेक्निकली जो हाइपोथेटिकल अजम्पशन है उसको रिप्लेस कर सके, किसके साथ, बेस्ट एस्टिमेट के साथ। सो नॉलेज लगाऊंगा मैं, मेरी मैनेजमेंट का कंपिटेंस कैसा है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट, देखो काफी बार एंटिटी होती है ना, बहुत एथिकल होती है, सब कुछ क्लियर होता है, तो उसमें इतना डाउट का इश्यूज नहीं होता है। तो व्हाट आर द लाइकलीहुड, कि गलतियों का क्या चांसेस हो सकता है वो मैं पूछूंगा। फिर द एक्सटेंट टू विच प्रोफेशनल आपके प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड भाई मैनेजमेंट का कोई जजमेंट है, अगर उससे कितना अफेक्ट हो रहा है मेरे फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया कि भाई मेरी सेल्स 10% इंक्रीज होगी, तो उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है और उसका कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो आपको देखना है। सोर्स क्या रहेगा इन्फॉर्मेशन का, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी, वो सारी चीजें आपको देखनी है। स्टेबिलिटी कितना है एंटिटी के बिजनेस का, फॉर एग्जांपल एंटिटी प्लास्टिक बैग्स में डील कर रही है तो उसका गोइंग कंसर्न हमेशा खतरे में रहेगा। फिर एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस कैसा है क्लाइंट के साथ, तो वो सारी चीजें आपकी रहेगी। सो सबसे पहला हो गया नॉलेज, मैनेजमेंट का कंपिटेंस कैसा है, क्या लाइकलीहुड क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, मैनेजमेंट कैसे जजमेंट अप्लाई कर रहा है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, और टीम का एक्सपीरियंस क्या रहेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, जो मेरा ये चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है, ये आपको पढ़ना है कि ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर मेरी सेल्स है, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी 20 मेट्रिक टन है, 20 मेट्रिक टन मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं मेरी, और उससे वो मोटा मोटी आज की जो मार्केट रेट है उसमें 150 करोड़ का सेल कर सकता है मेरा प्लांट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने 200 करोड़ सेल ले ली बिना प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी बढ़ाए, प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी नहीं बढ़ी और 200 करोड़ की सेल ले ली, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मेरा जो प्लांट है वो 150 करोड़ की सेल ही कर सकता है। तो ये चीजें, सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
फिर आपको आता है कि भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इसको इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा कि भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। तीसरी चीज, अजम्पशन क्लियरली डिस्क्लोज कर दो। फोर्थ वन इज मेरा जो डेट है, किसके लिए प्रिपेयर किया मैंने फाइनेंशियल, वो बता दो मेरे को। रेंज क्या है, रेंज शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड। सो फॉर एग्जांपल हमने लिया कि भाई हमारी बोरोइंग की जनरली रेट 9 से 14% के रहती है, तो वो एक रेंज आपको डिस्क्लोज कर देनी पड़ेगी जिस बेसिस पे भी आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाया है। ठीक है, और कोई चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो वो भी बताओ, और इफेक्ट क्या रहेगा उसका P&L पे, रिटेन अर्निंग पे, वो सारी चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी। सो सबसे पहला क्या हो गया, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लियरली डिस्क्लोज कर दो, अजम्पशंस आप क्लियरली डिस्क्लोज कर दो, डेट बता दो, रेंज बता दो, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी उसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस कर लो। ठीक है, सो ये सारी चीजें रहेगी एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी को क्लियरली डिस्क्लोज करो, अजम्पशन सारे बेस्ट एस्टिमेट रखना चाहिए वो आपको डिस्क्लोज करने, डेट आप बताओ, रेंज बताओ, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, फिर हमारा आता है सर रिपोर्ट, जो हमारा हॉट फेवरेट पार्ट है। सब जगह रिपोर्ट का फॉर्मेट तो मोटा मोटी सेम ही रहेगा, कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। सो यहाँ पे टाइटल एड्रेस ही हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एएस वाली कर रहा हूँ, इंड एस वाली कर रहा हूँ, कौन से पीरियड की कर रहा हूँ वो आप बता दो। तीसरा चीज रेफरेंस, ऐसे जो आपने अप्लाई किया वो बता दो, या फिर जैसे हमारा SAE 3402 है तो वो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज पेरा बता दो, एग्जामिनेशन प्रोसेसर मैंने टेस्ट चेक बेसिस पे किए, मैंने कंप्लीट नहीं किए वो बता दो। नेगेटिव एश्योरेंस है, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव या रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहे, हम लोग नेगेटिव एश्योरेंस देंगे। ठीक है, वो आपको इंक्लूड करना है। आपको ये भी बताना है ओपिनियन की भाई ओपिनियन पेरा जो आपका आएगा कि भाई ट्रू एंड फेयर है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद हमारा जो भी अजम्पशंस है उसके हिसाब से। फिर एक अप्रोप्रिएट वार्निंग दे दो कि भाई ये रिजल्ट अचीवेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अप्रोप्रिएट वार्निंग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इट इज नॉट हिस्टोरिकल। ठीक है, और डेट, प्लेस और सिग्नेचर। सो सिंपल से टॉपिक है कि भाई टाइटल हो गया, एड्रेस ही हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रेफरेंस दे दो SAE का, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज पेरा दे दो, फिर आपका एग्जामिनेशन प्रोसीजर आपने क्या क्या किया वो बता दो, नेगेटिव एश्योरेंस का पेरा दे दो, ओपिनियन पेरा दे दो, अप्रोप्रिएट वार्निंग दे दो, डेट, प्लेस और सिग्नेचर दे दो। सो ये पॉइंट आपके मोटा मोटी क्लोज हो गए। सो इतना आपका SAE 3402 है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है, अलर्ट कर देना यूजर को कि भाई जो एक्चुअल रिजल्ट्स है, फॉर एग्जांपल हमने 2024 में प्रॉफिट बताया प्रोस्पेक्टिव में 50 करोड़, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है 100 करोड़ भी हो जाए और एक्चुअल में हो सकता है 20 करोड़ भी हो जाए, तो ये इंडिकेट कर देना आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर। सो ये आपका खत्म होता है सर SAE 3400। सो SAE 3400 में अगर मैं आपको समअप करूँ, सो टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है लास्ट एग्जाम डे रिविजन में। एक तो क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट एसोसिएट हो सकता है प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ, वो आपको समझना है। एग्जामिनेशन कैसे करोगे, सो ड्यूटीज क्या क्या रहेगी आपकी वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्ट करोगे तो क्या बातें ध्यान में रखनी है वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। एग्जामिनेशन प्रोसीजर आपको याद करने पड़ेंगे। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का पेरा आपको याद करना पड़ेगा एंड रिपोर्टिंग पेरा। सो सिंपल सी चीज़ है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद हमने पढ़ा था ड्यूटीज ऑफ मेंबर, एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या रहेगी हमारी, रिपोर्टिंग एस्पेक्ट हो गया, फिर हमारा जो आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का पार्ट है। सो ये 5-6 टॉपिक आपको याद रखने और आपका SAE 3400 खत्म। 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो अब हमारा अगला आता है सर SAE 3402। जस्ट अ मिनट। अगला सर हमारा आता है SAE 3402। SAE 3402 एग्जैक्ट सेम है SAE 402 के हिसाब से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम समझाता हूँ। सो यहाँ पे है ना हमारे 4 लोग होते हैं, यूजर एंटिटी, यूजर ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर। ठीक है, सो बेसिकली एक पेरोल का ये सॉफ्टवेयर है, पेरोल कंपनी है जो पेरोल मैनेज करती है। तो यूजर एंटिटी जिसके हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, यूजर एंटिटी ने क्या पेरोल का प्रोसेस आउटसोर्स कर रखा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता है वो है सर्विस ऑडिटर। यूजर एंटिटी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको हम बोलेंगे यूजर ऑडिटर। ठीक है, अब पेरोल मेरा सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है वो हमको पता है। ठीक है, सो वेदर पेरोल में गलतियां नहीं हो सकती तो हमको क्या ले लेना है, टाइप 1
टाइप 2 रिपोर्ट लेना है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेना है किससे, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से या जो भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, उससे हम लोग रिपोर्ट लेंगे। तो वो रिपोर्ट किसके एसएई के हिसाब से आएगी, एसएई 3402 की जो यहाँ पे कंट्रोल है एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो अप्रोप्रिएट है, सफिशिएंट है या नहीं, ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है, ऑडिट ट्रेल बराबर है या नहीं। सो वो रिपोर्ट किसके तहत लूंगा, किस एसएई के अकॉर्डेंस में लूंगा, एसएई 3402। यहाँ पे जो ये यूजर ऑडिटर है वो यूज कौन सा करेगा, एसए 402, और जो सर्विस का जो ऑडिटर रहेगा वो कौन सा ऐसे ई यूज करेगा 3402। ऐसे 3402 के तहत में वो यूजर ऑडिटर को रिपोर्ट देगा जो लगाता है ऐसे 402 कि भाई जो यहाँ पे कंट्रोल से एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है और आप रीजनेबली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो हम लोगों ने समझा सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम लोग आउटसोर्स करते हैं। यूजर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जो यूज कर रहा है उस एंटिटी का। ठीक है, तो स्कोप क्या रहेगा, सिंपल सा कि जो कंट्रोल है एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो अप्रोप्रिएटली ऑपरेटेड और अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब है या नहीं है, और क्या मैं रिलायंस कर सकता हूँ मेरे जो कंट्रोल्स है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। सो जैसे बेसिकली बोलना चाहूँ, अगर मैं बोलने जाऊँ तो जैसे मेरा पेरोल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पेरोल है, तो पेरोल में गलती नहीं हो सकती, पीएफपीटी ईएसआईसी के कंप्लेंट्स बराबर हुए हैं या नहीं हुए, तो मैं क्या करूँगा, सर्विस ऑडिटर से एसआई 3402 के अंदर रिपोर्ट लूंगा। ठीक है, चलिए सर, ये आपका जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप समझ लेना तो आपका काम हो जाएगा। यूजर ऑडिटर एंड सर्विस ऑडिटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अब ये हम लोग सर्विस ऑडिटर के एंगल से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो एसआई 3402 है वो सर्विस ऑडिटर के एंगल से है। तो सर्विस ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि भाई उसको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि भाई जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है, सिस्टम है, वो फेयरली प्रेजेंट कर रहा है सिस्टम एज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। सो बेसिकली सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो यूजर एंटिटी के पास गई होगी और बोला होगा उसने कि देखो हमारा पेरोल का सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, इसके अंदर सारे कंट्रोल्स प्लेस्ड हैं, सारे कंप्लायंसेस भी टाइमली हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई थी। तो क्या एक्चुअल में जो उन्होंने बताया वो एक्चुअल में प्लेस्ड है या नहीं है, क्योंकि उसी को देख के क्या किया होगा, यूजर एंटिटी ने अपना जो सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पेरोल का एरिया है वो उनको दे दिया होगा। सो उसी के बेसिस पे अगर दिया है तो वो आपको एनालाइज करना है, वो एसआई 3402 के हिसाब से कौन एनालाइज करेगा कि जो बताया वो सही है या नहीं, एसआई 3402 सर्विस ऑडिटर। दूसरा जो कंट्रोल है रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम वर सुटेबली डिजाइन। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, सुटेबली डिजाइंड होना चाहिए, और जो कंट्रोल है वो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली। देखो कंट्रोल क्या होता है, सबसे पहले तो डिजाइन होगा, फिर क्या करोगे आप इंप्लीमेंट करोगे, और क्या वो अप्रोप्रिएटली ऑपरेट होता है। सो बेसिकली कंट्रोल के हमेशा 3 फेजेस होते हैं कि कंट्रोल क्या मेरा अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है पहली बात तो, फिर अप्रोप्रिएटली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और सॉरी अप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंट कर दिया या नहीं कर दिया, और अप्रोप्रिएटली ऑपरेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है एसआई 3402 के हिसाब से। सो ये आपको जस्ट लर्न कर लो इसको कि व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर। ठीक है, अब इसके अंदर ना 2 रिपोर्ट होती है, क्या, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट। सो टाइप 1 और टाइप 2 में कुछ भी फर्क नहीं है, खाली 2 चीजों का फर्क है कि ये जो टाइप 1 रिपोर्ट है ना वो स्पेसिफिक डेट पे होती है, स्पेसिफिक डेट पे होगी, और ये जो होगी ना वो स्पेसिफिक पीरियड पे होगी, ये पीरियड कवर करेगी, ये एज ऑन डेट होगी, जैसे ये बैलेंस शीट होती है काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो कि टाइप 1 रिपोर्ट है ना जो बैलेंस शीट है, और टाइप 2 रिपोर्ट हमारा क्या है, पीएनएल, क्योंकि ये फॉर द पीरियड होता है। ठीक है, चलिए, सो टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है, टाइप 1 रिपोर्ट भी डिस्क्रिप्शन बताता है सिस्टम का, टाइप 2 रिपोर्ट भी डिस्क्रिप्शन बताती है सिस्टम का। यहाँ पे रिटर्न असर्शन है कि ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट सुटेबल क्राइटेरिया। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट कर रहा है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड है एट स्पेसिफाइड डेट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड पीरियड, कि भाई मेरा जो कंट्रोल्स है जो आपको प्रेजेंट किया है वही प्रॉपरली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेड है एट स्पेसिफाइड डेट, और यहाँ बोल रहा है एट स्पेसिफाइड पीरियड। दूसरी चीज कि जो कंट्रोल्स है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे वो स्पेसिफाइड डेट पे क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएटली सुटेबली डिजाइंड है, और यहाँ पे भी क्या होगा, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो जाएगा। सो कंट्रोल्स के बारे में बात करता है पहले दूसरा पॉइंट कंट्रोल्स के बारे में बात करता है, पहला पॉइंट मेरा बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के बारे में, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो स्पेसिफाइड डेट पे सुटेबली डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड है, सेम वहां पे क्या होगा, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड है एट स्पेसिफाइड डेट, वहां पे क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल जो मेरा है वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो टाइप 1 रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करती है। टाइप 2 रिपोर्ट भी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये वो भी बताती है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द रिजल्ट्स दे रहा हूँ। सो बेसिकली ये मैटर वो भी डील करेगी कि जो कंट्रोल है उसका हमने टेस्ट भी किया है और रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं। टाइप 1 रिपोर्ट जो होगी ना, वो रिपोर्ट होगी ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वेरस जो टाइप 2 है वो बताएगा डिस्क्रिप्शन, बताएगा डिजाइन, दोनों डिस्क्रिप्शन और डिजाइन तो बताती है, लेकिन वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताती है। जो मेरी टाइप 2 रिपोर्ट है उसमें एक ही डिफरेंस है कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बताती है। ठीक है, सो ये होता है टाइप 2। टाइप 1 रिपोर्ट सिंपल, स्पेसिफाइड डेट, टाइप 2 रिपोर्ट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। वो रीजनेबल एश्योरेंस, दोनों रीजनेबल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, खाली एक ही डिफरेंस है कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं बताएगा कंट्रोल की, और वो कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बताएगा। सो बेसिकली ये ज़्यादातर डील करेगा डिज़ाइन फेज से रिलेटेड, ये डील करेगा डिज़ाइन फेज एज वेल एज ऑपरेशन से रिलेटेड कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। अब ऐसे एंगेजमेंट को प्रोसीड कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जो बोल्ड पॉइंट्स है ना, ये खाली आप याद कर लेना कि सबसे पहले आपको एथिकल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंस का। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये डिटरमाइन करना है कि मैनेजमेंट और TCWG कौन है जिसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है। तीसरी चीज़, व्हाट आर द एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वो हमको एंगेजमेंट लेटर में डालना है। फोर्थ वन, सुटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे, क्या वो सुटेबल है या नहीं है। मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि व्हाट आर द कंट्रोल्स विच आर प्लेस्ड एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर मेरे को ऑब्टेन करना है एविडेंसेस, फिर मुझे डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल, फिर रिगार्डिंग और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट होती है या नहीं होती, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा मेरे को लेना है किसका, कि कोई नॉन कंप्लेंट्स तो नहीं हुआ ना, लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोई डिजाइन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कंट्रोल डेफिशिएंसी तो नहीं है, और कंट्रोल ऑपरेट हो रहे एज डिस्क्राइब्ड, और कोई सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, और एडिक्वेटली हमको सब्सिक्वेंट इवेंट को कैप्चर करना है। सो ये हमारा हो गया आपका व्हाट आर द एंगेजमेंट। सो एंगेजमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा। अब हम लोग सर चलते रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग फेज वापस सिंपल सा क्यूट सा एकदम, कि सबसे पहले टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर हो गया। फिर हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम का स्कोप क्या रहेगा, फिर कौन कौन सा जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है जो कवर नहीं किए हैं। तीसरी चीज़, सुटेबिलिटी ऑफ कंट्रोल है वो मेरे को चेक करनी है। फिर मेरे को ये भी देखना है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी देखना है। क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है। फिर मुझे ये भी बताना है डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर मैं टाइप 2 रिपोर्ट दे रहा हूँ तो। फिर मुझे ये भी बताना है कि भाई एक ऐसा स्टेटमेंट देना है कि भाई जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपेयर और डिस्क्रिप्शन कौन देगा सिस्टम का, ऑब्वियसली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विसेज कौन कौन से कवर करनी है वो भी कौन करेगा थे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे मेरे, वो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बताएगा। और डिजाइन और इंप्लीमेंट क्या करने कंट्रोल, वो भी कौन बताएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गई मेरी सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो गई सर्विस ऑडिटर की। सर्विस ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव हो गया वही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सिस्टम उन्होंने प्रेजेंट किया वही फेयरली इंप्लीमेंटेड है या नहीं, सिंपल। फिर हमको ये भी बताना कि भाई हम लोगों ने ये जो एंगेजमेंट है वो ऐसे ही 3402 के हिसाब से किया है। फिर हमको बताना है व्हाट आर द ऑडिट प्रोसेसर विच हैव बीन परफॉर्म बाय सर्विस ऑडिटर। फिर हमको बताना है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। फिर यही वापस टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर। सो ये स्पेसिफाइड डेट पे होगा, ये स्पेसिफाइड पीरियड पे होगा। सो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट बताना है आपको, फिर डेट, प्लेस और सिग्नेचर। सो ये ऐसे ही 3402 के हिसाब से आपका रिपोर्टिंग का फेज रहेगा। टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये 5 पॉइंट कॉमन रहते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, फिर ऐसे ही 3402 के हिसाब से मैंने ये असाइनमेंट किए। सो ये हमारा रिपोर्टिंग फेज खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा कौन सा खत्म होता है, SAE 3402 खत्म। सिंपल सा ऐसे ही है। 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं। रिपोर्टिंग वाला हो गया, फिर आपको याद रखना है व्हाट आर हाउ टू द एंगेजमेंट शुड बी प्रोसीडेड, और टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है। सिंपल, खत्म। ऐसे ही 3402 खत्म, फिनिश। चलिए सर, मजा आ रहा है ना सर, एकदम टकाटक। चलिए सर, ये इतना इजी है एक्चुअल में। अगर आप लॉजिकली देखने जाओ ना तो चैप्टर 8, 9, 10, 11 मार्क्स वाइज भी अच्छा है और वेटेज भी बहुत इजी है। सो कहाँ आप ऑथर के नोट्स रेफर करने जाओगे, सिंपल स्टडी मटेरियल में जो इंपॉर्टेंट है वो भी अच्छे से याद कर लो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि SM का इलस्ट्रेशन
एसएम के टीवाई के क्वेश्चन कभी भी मिस मत करना। एसएम के टीवाई के क्वेश्चन और एसएम के इलस्ट्रेशन बिल्कुल मत छोड़ के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। चलिए अगला हम लोग सर पढ़ते हैं 3420। ऐसे 3420 किससे डील करता है? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर ये समझ आया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, तो प्रोफॉर्मा क्या होता है? सो जो मेरे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो जनरली किससे डील करेंगे कि जब भी कोई कंपनी है वो लिस्टेड एंटिटी लिस्ट होने चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो मेरे नॉन एडजस्टेड बेसिकली नॉन इंड एस वाले फाइनेंशियल है उसको एएस में कन्वर्ट करके उसको पिछले 3 सालों के क्या देना पड़ेगा, किसको सबमिट करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी को, ताकि वो क्या कर सके, लिस्ट होने की परमिशन मांग सके कि दीज आर माई प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर यही फाइनेंशियल मेरे एएस टू इंड एस में बनते हैं और मैं लिस्टिंग का क्या कर लूँ, एडजस्टमेंट कर लूँ, तो ये मेरे फाइनेंशियल कुछ इस तरह से दिखेंगे, तो उसी को बोलते हैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसकी रिपोर्ट सर किस में देनी होती है? SAE 3420। ठीक है, सो हमेशा जो ये सेबी से रिलेटेड जो कंपनी को कभी लिस्ट होना है तभी ये SAE 3420 आपके काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए सर व्हाट इज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे को IPO रेज करूंगा, तो IPO रेज करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, IPO से मेरे को पैसा आएगा, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रेस किया तो मेरा इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी के सामने कैश एंड बैंक बढ़ेगा, फिर मैं उससे करने के वाला हूँ कि भाई मैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने वाला हूँ, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी एडिशन आएगा, सामने वापस कैश में डिलीशन आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का एडजस्टमेंट आपको किस में दिखाना पड़ता है? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, चलिए सर ऑब्जेक्टिव कंपाइलेशन में क्या क्या स्टेप्स रहेगा? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल, जो भी आपके एएस या इंडेक्स वाले फाइनेंशियल है वो आप सोर्स फाइनेंशियल लो, उसमें क्या करोगे आप एडजस्टमेंट आइडेंटिफाई करोगे और परफॉर्म करोगे क्या, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल, और प्रेजेंट करोगे रिजल्ट। ठीक है, सो सर हमारा व्हाट आर द स्टेप्स इनवर्ड। सो सबसे पहले हमको ऐसा एंगेजमेंट आता है, कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि भाई मेरे को प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाना है, तो इस क्लाइंट के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले व्हाट आर द एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है जब मैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूंगा। तो अराउंड 7 पॉइंट से जो आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पहली बात तो ये कि क्या प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिशनर बना सकते हैं, उसको खुद की कैपेबिलिटी और कंपिटेंस चेक करनी कि क्या ये मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो सबसे पहले प्रैक्टिशनर को पता लगाना है अपना कंपिटेंस, अपना कैपेबिलिटी। दूसरा जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया है फॉर मेकिंग प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें भी एस्टिमेट्स और इसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व होगा, तो क्या वो सुटेबल रहेंगे। सो पहला आपका हो गया कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, आप अपने आइडेंटिफाई करो। दूसरा आप ये बताओ कि क्या आपके एप्लीकेबल जो क्राइटेरियाज है वो सुटेबल है या नहीं है। तीसरी चीज आपको ये देखनी, इवेल्युएट करना है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन, कि जो भी मैं ओपिनियन देने वाला हूँ, जो लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं अगर ओपिनियन दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो तीसरी चीज आपकी ये हो गई। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सोर्स है, अब जैसे मेरा अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या होगा, आइदर ऑडिटेड फाइनेंशियल और आइदर अनऑडिटेड, तो क्या वो सोर्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अगर ऑडिटेड रिव्यू हो गया है या नहीं हुआ है तो वो आपको चेक करना है। फिर आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको ऑडिटेड है या रिव्यू है वो प्रॉपर्ली आपको देखना है। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है एक मर्जर और एक्विजिशन का तो वो उसकी आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और आपको एग्रीमेंट लेना है रेस्पॉन्सिबल पार्टी से कि सबसे पहले तो आप मेरे को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करो एप्लीकेबल क्राइटेरिया। दूसरी चीज मुझे डिस्क्राइब करो प्रोफॉर्मा, कंपाइलेशन करोगे, डिस्क्राइब करोगे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आप मतलब कंपाइलेशन क्या करोगे, आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके दोगे। तीसरी चीज आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे प्रैक्टिशनर, मतलब मुझे क्या, एक तो एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे चाहिए होगी, और एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। सो ये सारी चीजें आप मुझे करके दोगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि यार मुझे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बनवाना है, मुझे उसका रिव्यू करवाना है। सो मैं किस में लूंगा, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस किस में करूंगा, SAE 3420 के हिसाब से। सो सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या मैं ये कर सकता हूँ, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज चेक करो, जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया है मैनेजमेंट ने जो भी लगाया वो सुटेबल है या नहीं है वो चीजें चेक करो। जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आप कंप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते वो आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका जो सोर्स है वो बराबर है या नहीं है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब सोर्स क्या होगा, देखो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आइदर एएस या आइदर इंडेस होंगे, ऑडिटेड होंगे या रिव्यूड होंगे, तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। फिर अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो वो आप कैसे डील करोगे वो आपको देखना है। कोई मर्जर और एक्विजिशन हुआ तो एक्वायरी का आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा बिजनेस का, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आपको एक एग्रीमेंट लेना है, रिटर्न एग्रीमेंट लेना है कि सबसे पहले तो आप मेरे को क्या करोगे, कंपाइलेशन कौन करके दोगे, मैनेजमेंट करके देगा, मुझे एक्सेस दोगे सारे पर्सन का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड करोगे, और एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी, जो भी पर्सन रेलेवेंट है फॉर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसका आप मेरे को एक्सेस दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है।
ठीक है, तो ये हो गया सर मेरा सिंपल प्लानिंग फेज खत्म कि जब मुझे एक्सेप्ट करना है किसी भी क्लाइंट को प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो मुझे क्या बातें ध्यान में रखनी है। फिर आता है सर मेरा प्लानिंग। अब मैंने एंगेजमेंट को तो एक्सेप्ट कर लिया, अब व्हाट आर द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, मतलब मुझे प्लान कैसे करना है, मुझे एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कैसे करना है एंगेजमेंट का। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एप्लीकेबल जो क्राइटेरिया वो सुटेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि अप्लाइड क्राइटेरिया सुटेबल है या नहीं है। दूसरा, आपको मटीरियलिटी चेक करनी पड़ेगी, आपकी मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तीसरा, आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी कि भाई जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी बेसिकली कौन, मैनेजमेंट ने कैसे मैनेजमेंट की प्रोसेस समझो कि उसने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे बनाया। फिर आप क्या करोगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और एविडेंस लोगे, किसका, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सोर्स। कि भाई फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सेल्स कहाँ से लेके आया, सेल्स रजिस्टर, तो उसकी आप कंप्लीटनेस चेक करोगे, उसकी आपकी एक्यूरेसी चेक करोगे। जीएसटी है तो जीएसटी का रिटर्न्स देखोगे, वो सारी चीजें करोगे। फिर आप जो भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है वो आप परफॉर्म करोगे। फिर जो भी रेस्पॉन्सिबल पार्टी उसने अप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्ट करा है, फॉर एग्जांपल जीएसटी बता रहा है, जीएसटी की लाइबिलिटी मैनेजमेंट बता रहा है कि 50 करोड़ है, तो आपको एक्चुअल में रिटर्न में जाके देखनी कि रिटर्न में कितनी रिपोर्ट करी है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर आपको एविडेंस लेना है ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी मेरे अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट इवेंट है उसको कैसे टेक केयर करना है, ठीक है। फिर आपको इवेल्युएट करना है प्रेजेंटेशन आपको देखना है, और प्रोस्पेक्टस की लाइन में है या नहीं है। प्रोस्पेक्टस में कुछ जैसे अपने फाइनेंशियल में अदर इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे ही प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना रहे हो तो जो भी अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो वो भी आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा आपको क्या लेना है भाई, आपको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले क्या देखोगे कि भाई अप्लाइड क्राइटेरिया बराबर है या नहीं। दूसरी चीज मटेरियलिटी। तीसरी चीज रेस्पॉन्सिबल पार्टी, बोले तो मैनेजमेंट ने कैसे कंपाइल किया है। फिर आपको क्या करना है, सोर्स, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं जनरली ऐसे पढ़ता हूँ तो ये क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं और स्टडी मटेरियल से पढ़ाई भी हो जाती है। सो सबसे पहले देखो कि अप्लाइड क्राइटेरिया सुटेबल है या नहीं है। मटेरियलिटी चेक करो, कंपाइलेशन जिसने किया उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। सोर्स क्या है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का सोर्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। एविडेंसेस ऑब्टेन करो अबाउट सोर्स, एडजस्टमेंट जो भी है वो सारे चेक करो प्रॉपर है या नहीं है। प्रेजेंटेशन सारे चेक करो, और जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वो भी सारी चेक करनी पड़ेगी कि भाई जो प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन डाली हुई है वही सेम टू सेम हमारे प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। अप्लाइड क्राइटेरिया, मटेरियलिटी, कंपाइलेशन, सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फिर आपका सोर्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एक्सट्रैक्टेड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एविडेंसेस आपने प्रॉपर्ली अपडाउन किए या नहीं किए, एडजस्टमेंट देख लो और प्रेजेंटेशन देख लो, तो आपका काम खत्म। सो ऐसे आप एग्जीक्यूट करोगे, प्लान करोगे और परफॉर्म करोगे एंगेजमेंट को, ठीक है। फिर ये जो ओपिनियन पेयर है ये सेम है एज पर एस 700 सीरीज है, और ऑलरेडी हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा है, SRE 2400 के अंदर, तो सेम एग्जैक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल एक चार्ट मैं आपको बनवा देता हूँ, चलो एक चार्ट बना दो कि हमारे ओपिनियन होता है ना सर, ओपिनियन के दो टाइप होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड में अनमॉडिफाइड मतलब ट्रू एंड फेयर है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, तो हम क्या देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड के भी 3 टाइप्स हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। अब हमको ये चेक करना है क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, 3 चीजें चेक करनी है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मटेरियल और परवेसिव, ठीक है। क्वालिफाइड में हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, एडवर्स में हमको मिलेगा लेकिन डिस्क्लेमर हमको नहीं मिलेगा। क्वालिफाइड में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मटीरियल है बेसिकली जो हमारा जो इफेक्ट है मटीरियल है और परवेसिव नहीं है। यहाँ पे मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, यहाँ पे भी मटेरियल है और परवेसिव। सो जिसमें तीनों चीजें टिक हो गई उसमें मेरा एडवर्स, जिसमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता लेकिन जो मेरी गलती है वो मटेरियल भी है एज वेल एज परवेसिव है, तो आप क्या दोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड आप कब दोगे, जब परवेसिव नहीं है लेकिन मटेरियल है, ठीक है। अब एविडेंस मिला या नहीं मिला, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन वो चीजें आपको लगती है कि वो मटेरियल ही रहेगी, परवेसिव नहीं रहेगी, तो आपको क्या करना है, क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करना है। तो ये चार्ट आपको याद कर लो, पूरी की पूरी कहानी आपकी इस चार्ट के अंदर खत्म हो गई, ठीक है। चलिए फिर आ गया हमारा रिपोर्टिंग एस्पेक्ट। रिपोर्टिंग में क्या क्या बोलता है कि सबसे पहले हो गया मेरा टाइटल, फिर मेरा एड्रेस ही, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सोर्स क्या है उसका, क्या पीरियड कवर किया है और अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है वो मेरे को बताना है। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को बतानी है, फिर मुझे प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि भाई मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ओपिनियन, आई विल नॉट रेस्पॉन्सिबल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा
क्योंकि जब भी कंपनी आईपीओ में जाती है तो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन होता है, तो वो आईपीओ में तकलीफ करता है। तो ये क्या बोलेगा, मैनेजमेंट क्या बोलेगा, यार एक काम करना तो प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स भी चेंज कर दे, तो ये वो हम नहीं कर सकते, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो क्लियर कट आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर जो भी आपके सब्सिक्वेंट या सिग्निफिकेंट कोई भी इवेंट या ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो आपने कैसे टेक केयर किए वो आपको बताना है। ऐसे ही 3420 के हिसाब से आपने रिपोर्ट इशू की है वो आपको बताना है। हमारे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है और अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे बना है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर आपने प्रोसेसर क्या परफॉर्म की वो आपको बताना है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपको चेक करना है, वो आपको बताना है कि भाई हम लोगों ने ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी देखी है। प्रैक्टिशनर का ओपिनियन क्या रहेगा, आइदर कंप्लायंस फ्रेमवर्क रहेगा, आइदर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रहेगा, वो आपको बताना है। सिग्नेचर, डेट और प्लेस। सो इसी के साथ होता है हमारा कौन सा सर, ऐसे ही 3420 खत्म, और ये हमारा हो गया चैप्टर भी खत्म। देखो 40-45 मिनट के अंदर हमारा चैप्टर भी क्लोज एंड हमारा 3 ऐसे ही भी इजी, ठीक है। तीनों ऐसे ही इजी है, एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो देख लो, 2x में देख लो, मैं अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, तो भी आपका इजीली ऐसे ही 3-4 तीनों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सर, और भाई लोग आप यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करा करो, आप लोग देखते हो तो मुझे मोटिवेशन, मुझे फीस कैसे मिलेगी, जब आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, 3 चीजें तो कर देने की यार, सिंपल। वीडियो देखा फटाफट लाइक किया, शेयर भी कर दो आपकी स्टोरीज पे, ताकि जो हेल्पफुल स्टूडेंट है, जिनको हेल्प हो सके, जो यार अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा हमारा वीडियोस। और प्लीज कमेंट करके भी बताओ यार कि कहाँ मैं इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट पॉइंट्स जहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ हमें फीडबैक भी दो कि सर वीडियोस बढ़िया है एकदम, अभी तक तो सारे पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं, तो होप सो सबको मजा आ रहा है, इसीलिए मुझे मोटिवेशन रहता है कि यार मैं फटाफट सारी वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। सो चैप्टर 1 से लेके मैंने चैप्टर 11 तक वीडियोस अपलोड कर दिए। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स पूछो तो खाली एक चैप्टर 19 को छोड़ के चैप्टर 1 to 11 का कम से कम 60% आपका कवरेज हो गया, 60 to 65%, ठीक है। 20% मोटा मोटी ये रहता है। तो ये चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 आप अच्छे से कर लो और प्लस चैप्टर 19 आप अच्छे से कर लो, तो आपके 80 मार्क्स आराम से, 80 नंबर आपके 80% 80 to 85% का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ मैं आपको और लास्ट में अनाउंस करना चाहूँगा, हमारा लाइव बैच चलता है, सबको पता ही है, तो यार फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो कि लाइव बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। हम लोग ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं, सारे के सारे RTPs, MTPs एंड जो मेरा पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग सोल्व करवाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, फुल चैप्टर वाइज भी लेते हैं और फुल टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, वो भी हम लोग करवाते हैं। गाइडेंस भी देते हैं अदर सब्जेक्ट्स का, ठीक है। किसी को टेस्ट सीरीज परचेज करनी है चैप्टर वाइज हर एक अदर सब्जेक्ट की, वो भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जो ऑडिट के लिए जो लाइव बैच है उसकी फीस रहेगी सर 1500 रुपीज़। सर हमको कांटेक्ट करना है तो कहाँ कर सकते हैं, तो आप हमारा नंबर ले लो, कोई भी आपको ऑडिट में इश्यूज़ है तो वो आप बिंदास मुझे कनेक्ट कर सकते हो। किस पे मैसेज करोगे सर, मोबाइल नंबर लेके जाओ 7990722766, विद इन 2 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। विद इन 2 आवर्स मेरी रिप्लाई की आपको गारंटी रहेगी, ठीक है। रिप्लाई आपको मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स है, यूट्यूब स्टूडेंट हो आप खाली रेफरेंस दे देना, सर आपका मैंने वीडियो देखा, मुझे ये डाउट है, तो आप इजीली मेरे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं लगेगा सर। और एग्जाम से रिलेटेड भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, एग्जाम रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे बिंदास इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये सारी चीज़ें, ये सारे मैं इश्यूज फेस कर रहा हूँ, तो आप मुझे अप्रोप्रिएटली गाइड करो। तो खाली आप रेफरेंस दे देना एंड आई विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे, एज वेल एज आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करो, बढ़िया जल्दी से CA बनो और फटाफट से एग्जाम को क्लियर करो। डन सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना, नहीं तो हमारी दुआएं आपको नहीं लगेगी। हाँ, हम आपको दुआ नहीं देंगे, ठीक है। चलो मज़ा का पार्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।